नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं फोरम 4। आज तमाम चुनावों के रिजल्ट आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव के रिजल्ट भी। आपने देखा कि कल एमसीडी चुनाव में किस तरीके से बीजेपी को झटका लगा और आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की 15 साल के बाद। और इसी तरह से आज के चुनाव पर अगर ध्यान दिया जाए तो गुजरात में 27 साल से बीजेपी सत्ता में रही है, उसके बाद भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन इसके उलट अगर देखें तो तमाम जगहों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। आज हम एक एक चीज बताएंगे आंकड़ों के साथ कि कैसे बीजेपी तमाम जगहों पर हारी और क्या मुद्दे रहे जिसकी वजह से हारी। ये सभी बातें आपको तमाम टेलीविजन चैनलों पर नहीं बताई जाएगी जो मैं बताने जा रहा हूं। अब हम बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव 182 सीटों पर हुआ है और 182 में से गुजरात में 150 से अधिक सीटों पर रुझान में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है। इसके उलट देखें कांग्रेस 20 के नीचे ही सिमटती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर और वहीं पर अन्य को भी तमाम सीटें मिल रही हैं। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि कांग्रेस जहां एक तरफ 77 सीटें मिली थी 2017 के चुनाव में, वहीं पर अब 20 सीटों के नीचे सिमटती नजर आ रही है। इसका एक विशेष कारण जो बताया जा रहा है वो ये कि गुजरात में विकास मॉडल से ज्यादा आम आदमी पार्टी का वहां पर सेंध लगाना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। और यह सिर्फ आप देखेंगे इस चीज से कि गुजरात में तमाम ऐसी सीट हैं जो 20 सीटें गुजरात में आई हुई हैं, वो ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता। ऐसी तमाम जगह हैं। दानी लिम्ना हुआ, दानी लिम्ना की बात करें या फिर आपका जो जिग्नेश मेवानी का सीट हुआ, ये सब सीटें कांग्रेस ने जीती हैं इस बार। और वहां पर आम आदमी पार्टी ने भी सेंध लगाया है, इसके बावजूद कांग्रेस ने जीती है। तो ऐसे सीटों पर अगर देखा जाए तो वहां पर कांग्रेस की असल में जीत है, बीजेपी की हार है। जबकि ये आपको नहीं बताया जाएगा। आंकड़ों में मैं आपको दिखाता हूं। वडगाम की सीट देंगे जिग्नेश मेवानी, जहां पर पिछली बार खड़े हुए थे निर्दलीय, और वहां पर जिग्नेश मेवानी इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस से खड़े हुए थे। उन्होंने 82,170 वोट हासिल किए हैं और वडगाम से। और मनी भाई जो उनके अपोजिट खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने 78,240 वोट पाए हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 5,000 वोट लगभग हासिल किए हैं। और इसके साथ ही अन्य को भी, चाहे वो AIM की बात करें, ओवैसी की पार्टी का, तो वहां पर ऑल इंडिया मजलिस को 1871 वोट मिले हैं। इन सब के बावजूद, इतने वोटों का बंटवारा होने के बावजूद अगर कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिलती है और 47-48% वोट मिलते हैं, तो एक तरह से ये बीजेपी की हार ही कही जाएगी। और इसी तरीके से अगर देखा जाए, भले ही दूसरी जगहों की बात कर लेते हैं, और जैसे आपका दानी लिम्डा की मैं बता रहा था कि दानी लिम्डा में शैलेश मनु भाई को इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हैं 68,906 वोट मिले हैं, 45% वोट लगभग मिले हैं। और वहीं पर नरेश भाई को जो बीजेपी के हैं, उनको 55,381 वोट मिले हैं। तो ये बीजेपी यहाँ से हार गई है। और इसमें इन सब के बावजूद कि जब यहाँ पर आपको ओवैसी की पार्टी ने 2,400 वोट लगभग हासिल किए, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने 23,000 वोट हासिल किए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि 23,000 वोट आम आदमी पार्टी ने हासिल किए और 69,000 वोट INC ने हासिल किए। इन सब के बावजूद आप देखेंगे कि तमाम लोगों में बिखरा हुआ है, यहाँ पर तमाम पार्टियां आई हैं, तब सबको वोट मिले, उसके बावजूद बीजेपी यहाँ से हार रही है। तो एक तरीके से ये आपको कोई नहीं बताएगा कि बीजेपी को असल में यहाँ से हार किस तरीके से मिल रही, किस तरीके से कांग्रेस उसके लिए चुनौती है इन जगहों पर। यह अहमदाबाद की सीट है। और इसी तरीके से तमाम जगहों पर देखेंगे आप, द्वारका में देख लीजिए, द्वारका में भले ही बीजेपी जीत गई है, बीजेपी जीतने का मार्जिन जो लगभग है वो आपको बता दें कि मात्र 4 या 5,000 वोट हैं, और इसमें 73,000 वोट से पबुभा भारतीय जनता पार्टी से जो खड़े हुए थे वो जीत रहे हैं। और जबकि अहिर मुलू भाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, 68,000 वोट पाए हैं अभी तक। और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की यहाँ बात करें तो 28,000 वोट जो लक्ष्मण भाई को
मिल रहे हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी। तो इस तरीके से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के आने से यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान हुआ। हालांकि नहीं तो ये पबुभा जो निर्दलीय भी खड़े होते हैं, कहा जाता है कोई हरा नहीं सकता इन्हें, उन्हें भी हरा जा सकते थे इसके बाद, अगर वहां पर आम आदमी पार्टी नहीं आई होती या दूसरे और निर्दलीय तमाम उम्मीदवार जो खड़े हुए जिनमें वोटों का बंटवारा हुआ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां पर वोट का मार्जिन काफी कम है। तो गुजरात में ऐसे तमाम सीट हैं जिन पर बीजेपी हारती रही है और इस बार भी हारी है, और उसमें चाहे जो रीजन हो, अब तो बीजेपी वहां से प्रचंड जीत हासिल कर रही है, तो इसलिए बीजेपी फिर से 27 साल बाद वापसी कर रही है, इसलिए बीजेपी जश्न मना रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में जिस तरीके से बीजेपी को झटका दिया है कांग्रेस ने, वो एक तरीके से अपने आप में काफी कुछ कह रहा है। वो आपको नहीं बताएंगे कि हिमाचल में असल में जिस तरीके से रिवाज है कि वहां पर 5 साल के लिए एक सरकार चुनी जाती है, उसके बाद 5 साल के लिए दूसरी सरकार बदल दी जाती है, दूसरी सरकार आ जाती है। तो ऐसा ही इस बार भी हुआ है और 39 सीटों के आसपास कांग्रेस देखी जा रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं हिमाचल में जो मुद्दे रहे इस बार, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के या बेरोजगारी, महंगाई, उन सब का असर इस बार खास तरीके से वहां पर देखा जा सकता है। हिमाचल में जिस तरीके से आपने देखा, एक फोन पर आदमी जो कृपाल परमार हैं, वो निर्दलीय इस बार लड़ रहे थे, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कॉल करके कह रहे थे कि उनको बैठने के लिए उस सीट पर कांग्रेस जीत रही है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो बीजेपी में बागी नेता थे या वहीं पर कहें कि कांग्रेस के भी बागी नेता कह ले, दोनों तरफ से बागी जो हुए थे नेता, उनकी वजह से दूसरे पार्टी को फायदा हुआ है और इसके बावजूद कांग्रेस वहां पर जीत रही है। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उपचुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं तमाम। उपचुनाव में आप देख सकते हैं कि जिस मैनपुरी संसदीय क्षेत्र से डिंपल यादव, जो कि सब समाजवादी पार्टी से खड़ी हुई और मुलायम सिंह यादव के बाद जाने के बाद, तो इस तरीके से उनको जितने वोटों के मार्जिन से उन्हें सफलता मिल रही है मैनपुरी में, वो देखा जा सकता है किस तरीके से बीजेपी वहां पर हार रही है मैनपुरी में। तो ये एक तरीके से डिंपल यादव की जीत जो हो रही है उत्तर प्रदेश में और इन सब माहौल के बीच, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोग वोट कर रहे हैं और इसीलिए जीत रही है। गुजरात का एक अलग वहां पर मॉडल है, विकास मॉडल दिखाया जाता है, लेकिन गुजरात का मॉडल जो वोट देने की परंपरा रही है वो भी अपने आप में अलग है। वहां पर एक तरीके से तीसरी पार्टी को विकल्प के रूप में लोग देखने लग गए, इसलिए वहां पर कांग्रेस को धक्का लगा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है बीजेपी के लिए इस बार कि वो इस तरीके से यहाँ पर अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से मोरबी की बात करें, मोरबी में जो हादसा हुआ, कांतिलाल को सीट दिया गया और तमाम जगहों पर, तो मोरबी हादसे का जो, या उत्तर प्रदेश में देखें लखीमपुर की जो बात की जाती है, तो वहां पर भी बीजेपी जीत जाती है उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बीजेपी वहां पर अपनी राजनीति में कामयाब हो जाती है, चाहे जो प्रयोग करना पड़े, लेकिन वहां पर राजनीति में कामयाब हो जाती है। जहां पर बीजेपी के ऊपर जोरदार असर होना चाहिए वहां पर असर नहीं होता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी चाल में आगे बढ़ जाती है। और लेकिन जो आपको मैं बता रहा हूं, उपचुनाव की बात कर लें, बिहार में बात करते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है उपचुनाव में। छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत गई है उपचुनाव में। उड़ीसा में बात करें तो वहां पर बीजू जनता दल जीत गई है, वहां पर बीजेपी हार रही है वहां पे भी। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस जीत रही है, अभी रुझानों में आगे चल रही है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश में बात करें तो एक पे भारतीय जनता पार्टी और एक पर राष्ट्रीय लोक दल, यानी जिसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, मनोज भैया, वो खतौली सीट से आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आजम खान की सीट रामपुर से वो आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि उपचुनाव में भी बीजेपी को झटका लग रहा है। और इसके पहले एमसीडी के चुनाव में, और वहां पर 104 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। तो एमसीडी में जिस तरीके से 15 साल के राज को आम आदमी पार्टी ने ध्वस्त किया, वो बीजेपी के लिए एक झटका है। फिलहाल अब एक बहस शुरू हो गई है कि 2024 का चुनाव कैसे लड़ेगी। तो ये स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादा कुछ
विधानसभा चुनाव से झटका नहीं लगा है, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उभर रही है, वो उसके लिए एक चेहरा जो जिस तरीके से बन रही है अपोजिट में, वो उसके आम आदमी बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए थोड़ा सा झटका जरूर है। और इस पर उन्हें नई रणनीति पर काम करना पड़ेगा बीजेपी को अगर जीतना है तो। और हालांकि 2024 में दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। 2024 की तैयारी इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब अब चुनाव हो रहे थे तो सारी पार्टियां ही कह रही थी गुजरात का चुनाव, हिमाचल प्रदेश का चुनाव, ये चुनाव ऐसे हैं जहां पर इसका असर 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से हुआ। और उत्तर प्रदेश में एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय हो गया। बहू डिंपल यादव जैसे ही जीती, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ मिल गए और समाजवादी पार्टी में एक तरीके से जो उनका घराना था वो फिर से एकजुट होकर के अब आगे आने वाले समय में चुनौती देगा तमाम आने वाली उनकी अपोजिट पार्टियों को। ये बीजेपी के लिए भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी बीजेपी के लिए झटका है जिस तरीके से प्रसपा ने अब विलय कर लिया है और साथ ही साथ जो तमाम उपचुनाव, एमसीडी के चुनाव हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को झटका लगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रामपुर पे भी कहा जा रहा है, रामपुर की जिस सीट से उपचुनाव से बीजेपी आगे चल रही है वहां पर धांधली हुई है। रामगोपाल यादव ने ऐसा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 10,000 वोट से हमारा उम्मीदवार जीत रहा था, एकाएक उनको हराने के लिए वहां पर तमाम चीजें की गई हैं, गिनती को उलटफेर किया गया है, इस तरीके से आरोप लगाया गया है। हालांकि जो भी चीजें हैं फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और इसके साथ ही हम आगे और भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी आपको जो चुनावी आंकड़े थे उसको मैंने बताने की कोशिश की। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।